हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी मांगा वर्ल्ड। तो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर का एपिसोड नंबर 626 को, जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। इसलिए पहले ही वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब कुछ कर डालना। एंड बाकी जिन लोगों ने भी अभी तक इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा है, तो मैंने उस एपिसोड का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग जा करके पहले उस एपिसोड को देख लीजिए। बाकी तो जिन लोगों ने ऑलरेडी देख रखा है, तो उनके लिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। बट उससे पहले वीडियो को हाइप करना बिल्कुल मत भूलना। तो अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें ज़ूफेन को दिखाया जाता है, जो कि बाहर से सुमेरु रीजन के अंदर डन किंगशन को देखते हुए अपने मन में कहता है कि लगता है कि उसने केव के अंदर एंटर कर लिया और फिर उसे वो सीक्रेट वेपन नहीं मिला, इसलिए अब उसे लग रहा होगा कि एक्सीलेंटो ने उस वेपन को पहले ही कहीं और हटा दिया है। तो इसलिए अब गुस्से में आकर के एक्सीलेंटो को बाहर निकालने के लिए उसने यहाँ पर एक इतना बड़ा भूकंप ला दिया। और अब जब दोनों साइड जब एक दूसरे को देखेंगी और अगर आराम से बात करने लगेंगी, तो उन्हें मेरे बारे में पता चल जाएगा और फिर डन किंगशन और एक्सीलेंटेड दोनों साइड ही फिर मुझसे डील करने के लिए आएंगी। पर फिर भी इस डेडली सिचुएशन में मेरे पास अभी भी एक चांस है, और वो ये है कि ये दोनों ही पक्ष अपने पुराने गुस्से में आकर के जब एक दूसरे के सामने आएंगे और एक दूसरे की बात पर जरा सा भी भरोसा नहीं करेंगे, उन लोगों के इस कॉन्फ्लिक्ट में एक मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा होगी। जैसे वो दोनों ही साइड सीक्रेट वेपन के गायब होने के बाद जान करके एक दूसरे के ऊपर ही शक करने लगेंगे। मैं तो बस सिर्फ यही होप कर सकता हूँ कि जो सब कुछ मैंने प्लान किया है वो सब कुछ पूरी तरीके से सक्सेसफुल हो जाए और मेरे इस ट्रैप में ये तीनों के तीनों ओल्ड फॉक्स हमेशा के लिए फंस करके रह जाए। लेकिन बस जब ये दोनों मिले तो इन लोगों की मास्टर डिसाइपल वाली बॉन्ड फिर से पैदा न हो जाए, उससे इन लोगों के बीच के ग्रजेस मन मुटाव खत्म ना हो जाएं। क्योंकि अगर ऐसा होता है तो एंड पे सारा का सारा शक सिर्फ और सिर्फ मेरे ऊपर ही आएगा और फिर उसके बाद में मुझे नहीं लगता है कि मैं इन तीनों के हाथों फिर बच पाऊंगा। इधर तभी हमें एक्सीलेंटो को भी दिखाया जाता है कि वहाँ पे सुमेरु रीजन के अंदर डन किंगशन को देखने के बाद में काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं। एक्सीलेंट हैरान तो काफी ज्यादा हैरानगी के साथ में कहते हैं कि आखिर ये इसके अंदर कैसे चला गया। हम लोगों ने तो क्लियरली पहले ही सारी की सारी एंट्रेंस को सील कर रखा था, बस सिर्फ और सिर्फ इस साइड को छोड़ करके। इसका मतलब कहीं ये ठीक हमारी नाक के नीचे से तो इसके अंदर नहीं चला गया। ये सब कहते हुए फिर दोनों एक्सीलेंट ही डन किंगशन की ओर देख रहे होते हैं, जहाँ पे कि डन किंगशन तो मस्त अपनी दारू पीते हुए कहता है कि मास्टर, मैं यहाँ पर इतनी दूर से आपसे मिलने के लिए आया हूँ, मगर क्या आप मुझसे आकर के नहीं मिलेंगे। और जैसे ही डन किंगशन एक्सीलेंटो को अपना मास्टर कहता है, तो ये सुनकर के तो सारी की सारी ऑडियंस भी काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है और कह रही होती है कि क्या ये बंदा दोनों एक्सीलेंटो का डिसाइपल है। तो दोनों एक्सीलेंटेड सुमेरु रीजन के अंदर डन किंगशन से मिलने के लिए एक पोर्टल को ओपन करते हैं, बिना कुछ कहे बस सीधा पोर्टल के अंदर जाने लगते हैं। जबकि ऑडियंस तो और भी ज्यादा शॉक होते हुए कहती है कि इस बंदे ने दोनों एक्सीलेंटो को अपना मास्टर कहा है, मगर लेकिन क्या वो खुद उनसे मिलने के लिए यहाँ पर नहीं आएगा, या फिर क्या वो चाहता है कि खुद एक्सीलेंट उससे मिलने के लिए आए। दूसरा भी कहता है कि एक मिनट रुको, मतलब क्या एक्सीलेंटो के पास में एक डिसाइपल भी है? लेकिन हमें तो पता था कि उनके पास में सिर्फ एक ही डिसाइपल है, वो भी है वेस्टरलैंड का सबसे बेस्ट सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डन किंगशन। जिसपे तो भाई ये सुनते हुए डेनर भी हैरान होते हुए कहती है कि क्या का मतलब ये वेस्टरलैंड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन डन किंगशन है। जबकि इधर उन्हें देख करके तो यानमो काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हुए कहता है वेस्टरलैंड के 3 सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदों की फाइट को देखना तो वाकई में मेरा इस ट्रिप पे आने के लिए और भी ज्यादा वर्दी है, और अब लगता है कि सबसे ज्यादा मजा तो अब आने वाला है। उनकी नजरें भी थोड़ा घबराते हुए सिर्फ और सिर्फ उन तीनों के ऊपर ही होती हैं। बस यही दुआ कर रहा होता है कि इन लोगों के बीच में किसी भी तरीके की सुलह ना हो जाए। इसी के साथ में फाइनली दोनों मास्टर और डिसाइपल वेस्टरलैंड के 3 सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लोग एक दूसरे के सामने होते हैं। साथ ही जैसे ही एक्सीलेंट हायरन पोर्टल से बाहर निकलते ही डन किंगशन को देखते हैं, वो उसे गुस्से में देखते हुए उससे कहते हैं कि ओ, तो तुम इस तरीके से अपने मास्टर को वेलकम करोगे। जबकि एक्सीलेंट हायरन की इस टोंट बड़ी बात को सुनकर के तो किंगशन भी पहले तो एक पल के लिए उन्हें अजीब सी नजरों से घूर करके देखता है और फिर उन्हें ग्रीट करते हुए कहता है कि ग्रीटिंग मास्टर, अगर आप अभी भी मुझे अपना डिसाइपल मानते हैं तो। एक्सीलेंट हायरन तो अपना मुंह बनाते हुए उससे कहते हैं कि पिछली बार जब तुमने पूरे वेस्टरलैंड के ऊपर आतंक मचा दिया था, तब से ही हमने तुम्हें हमारी डबल ड्रैगन मैनर से बाहर फेंक दिया था, इसलिए अब हमारे डिसाइपल बनने का नाटक करना बंद करो। जो सुनकर के तो डन किंगशन भी भड़क जाता है और अपना मुंह बनाते हुए उनसे कहता है अगर ऐसी बात है तो आखिर तुमने मेरी ग्रीटिंग्स को ही क्यों एक्सेप्ट किया। जिस पे तो एक्सीलेंट हायरन उससे कहते हैं कि एक दिन एक मास्टर एक फादर की तरह बन जाता है, और क्या हमने तुम्हें नहीं सिखाया
भले ही अब हम तुम्हें अपने डिसाइपल के रूप में नहीं देखते हैं, लेकिन क्या तुम हमें एक मास्टर के रूप में नहीं देखते? और अब हमारे मिलने पर क्या तुम हमें ग्रीट भी नहीं करोगे? मैं देख पा रहा हूँ कि अब तो तुम पहले से भी बदतर हो चुके हो। जिसपे तो डानकिशन भी कहता है कि मगर मास्टर आप तो अभी भी पहले की ही तरह हैं, पहले की तरह ही शेमलेस और बिल्कुल बेशरम। तो एक्सीलेंट हायरन काफी ज्यादा भड़क जाते हैं और उसे चिल्लाते हुए कहते हैं कि बच्चे आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई अपने मास्टर से इस तरीके से बात करने की, मानो कि जैसे तुम अपने आप से हमसे भी बेहतर मानने लगे हो। डानकिशन भी कहता है कि हाँ, मैं देखने में भले ही कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन क्या मेरे मास्टर ने मुझे यही सब कुछ नहीं सिखाया? तुम्हारी इन बेशरम आदतों की वजह से मुझे भी तुम्हारी उन आदतों का आधा हिस्सा मिल गया, जिसे कहते हैं संगति का असर। तो कहते हुए फिर डानकिशन हंसने लगता है। इसे देखकर तो इधर एक्सीलेंट हायरन और भी ज्यादा भड़कने लगते हैं, जबकि तब पीछे खड़े शांत एक्सीलेंट भाई में भी अपनी आंखें खोलते हैं और मुद्दे की बात पे आते हुए डानकिशन से पूछते हैं कि शैन, सारी बात छोड़ो और ये बताओ कि आखिर अब तुम यहाँ पर किस लिए आए हो और आखिर अब तुम्हें क्या चीज चाहिए? तो डानकिशन भी बस सीधा सीधा उन्हें बताता है कि यहाँ पर अपनी तलवार वापस लेने के लिए अंदर घुसा हूँ। एक्सीलेंट भाई में कहते हैं कि ओ, तो तुम उस वॉल्टिंग स्वॉर्ड के बारे में कह रहे हो, मगर लेकिन अब वो स्वॉर्ड तुमको बिल्कुल भी बिलोंग नहीं करती है। आखिर तुम यहाँ पर उसे लेने के लिए किस हक से आए हो? भी इस गुस्से में काफी ज्यादा भड़कते हुए उनसे कहता है कि आखिर वो स्वॉर्ड मुझसे बिलोंग क्यों नहीं करती? क्या वो मेरी नहीं है? जिस दिन मैं तुम दोनों को हरा दूंगा उस दिन मैं स्वॉर्ड का सच्चा उत्तराधिकारी बनूंगा। जिस पे एक्सीलेंट हायरन कहते हैं कि ये तो हमारा एक वादा था जो कि हमारे डिसाइपल को था, और अब जबकि तुम हमारे डिसाइपल नहीं रहे तो अब वो वादा भी नहीं रहा। अब एक्सीलेंट हायरन की इस तरीके की बात को सुनकर तो इधर डानकिशन भी टूट जाता है। अपने आप को शांत करते हुए एकदम सीरियस लुक में उनसे कहता है कि इस सब से अब कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर फिर भी आज मैं स्वॉर्ड को ले जाकर रहूंगा, फिर चाहे उसके लिए मुझे कोई भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े, मगर आज उस स्वॉर्ड को मैं ले जाकर रहूंगा। कहते ही डानकिशन फिर भाई गुस्से में अपनी पावर्स को अनलेस करता है। इस वजह से उसके शरीर से खतरनाक गोल्डन लाइटनिंग अनलेस होती है और अचानक पूरे का पूरा वेदर भी बदल जाता है और आसमान से वो बड़ी बड़ी गोल्डन थंडर लाइटनिंग जब खतरनाक तरीके से नीचे जमीन पे पड़ती है तो नीचे की जमीन भी बिखरने लगती है। खतरनाक पावर से पूरा का पूरा सिमुलर रीजन भी हिल जाता है, जबकि ज़ूवेन भी इतनी टेरिफाइंग पावर्स को देख करके शॉक होते हुए कहता है कि ये है मोर्टल डोमेन की पीक पावर जेनेसिस स्टेज। इसके साथ ही फिर हमें भाई डानकिशन की ऑरा फार्मिंग दिखाई जाती है। यहाँ पे कि भाई डानकिशन एकदम थंडर गॉड की तरह दिख रहा होता है, जिसके के इर्द गिर्द बड़ी बड़ी स्पिरिचुअल स्वॉर्ड्स घूम रही होती हैं और पूरा आसमान गोल्डन थंडर लाइटनिंग से भर चुका होता है, जबकि दोनों एक्सीलेंट तो अभी भी उसके सामने आराम से खड़े होते हैं। तभी एक्सीलेंट भाई भी डानकिशन से कहते हैं कि शैन, फाइट को स्टार्ट करने से पहले क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? डानकिशन भी उससे कहता है कि हाँ पूछो। जिस पे एक्सीलेंट भाई भी पूछते हैं कि इतने सालों के बाद में आखिर तुम अब उस स्वॉर्ड को लेने के लिए यहाँ पर क्यों आए हो? क्या कहीं तुम किसी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन से तो नहीं मिल गए, या फिर क्या तुम किसी जगह के ऊपर राज करना चाहते हो? बताओ आखिर तुम क्या चाहते हो? जिस पे डानकिशन कहता है कि क्या मुझे तुम्हें इस सब के बारे में बताना जरूरी है? जिस पे एक्सीलेंट भाई भी कहते हैं कि नहीं, इतना भी जरूरी नहीं है, अब जबकि अब तुम हमारे डिसाइपल नहीं हो, इसलिए तुम्हें हमें खुद से कोई भी रीजन, कोई भी एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। लेकिन हमने तुम्हें शुरुआत से ये सिखाया है कि तुम हमेशा जब भी कुछ करना चाहो हमारे पास उस काम करने का हमेशा एक रीजन होना चाहिए, भले ही फिर वो रीजन, वो कारण कोई गलत ही क्यों ना हो। इस तरह कम से कम तुम कभी भी अपने आप को खोया हुआ महसूस नहीं करोगे। तो अब एक्सीलेंट भाई में की ये बात सुनने के बाद में डानकिशन भी फिर उन्हें बताता है कि सच कहूँ तो 3 साल बाद मेरी एक लाइफ एंड डेथ फाइट होने वाली है, वो भी सेंट्रल रीजन के उस ओल्ड फ्रीक, उस सन की से। इसलिए मैं पक्का श्योर हूँ अगर मेरे पास में वेस्टलैंड के ट्रेजर की वो हेल्प होगी, अगर मेरे पास में वो वॉल्टिंग स्वॉर्ड होगी, तो मैं जरूरी उससे वो फाइट जीत जाऊंगा। सेंट्रल रीजन के उस ओल्ड फ्रीक की बात को सुनकर तो एक्सीलेंट हायरन और एक्सीलेंट भाई में भी काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। तो वे कहते हैं कि क्या हम सेंट्रल एरिया के स्वॉर्ड स्टार एम्परर, उस इनविंसिबल स्वॉर्ड के बारे में बात कर रहे हो? आखिर तुम उस सनकी के साथ में ऐसे कैसे उलझ गए, यहाँ तक कि तुम उसके साथ में लाइफ एंड डेथ बैटल के लिए भी तैयार हो गए? क्या कहीं तुमने अपना दिमाग या फिर होश तो नहीं खो दिया? क्या अब तुम ये सोचते हो कि अब तुम इनविंसिबल हो चुके हो, या फिर क्या तुम्हें लगता है कि वो सन की व्यक्ति कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके साथ में तुम बड़ी आसानी से मिल सकते हो? क्या तुम्हें पता भी है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ चारों रीजन्स ने अपना हाथ मिला करके सेंट्रल रीजन के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत की, लेकिन फिर भी उसके सामने चारों के चारों रीजन्स भी नुकसान में ही रहे। शैन, तुम कोई इम्पल्सिव पर्सन नहीं हो और तुम्हें पता होना चाहिए कि आखिर कब पीछे हटना है। जिस पे तो डानकिशन भी उनसे कहता है कि वेस्टलैंड को छोड़ने से पहले मैंने एक्सीलेंट से क्या कहा था कि आखिरकार फाइनली मुझे मेरा रास्ता मिल चुका है। जिस पे एक्सीलेंट भाई भी कहते हैं कि हाँ, निसंदेह तुमने ये कहा था कि इस दुनिया में शांति हो।
सन किंग शेन कहता है कि हाँ वो हम दोनों की ही इच्छा थी, हम दोनों की इस दुनिया को बेटर बनाने की वो इच्छा, अगर अब भले ही वो इस दुनिया पर नहीं रही पर फिर भी मैं अब उसके लिए पागल हो चुका हूँ और पूरी तरीके से निराशा में डूब गया हूँ। लेकिन फिर मैंने सोचा दर्द और नफरत से पागल होने की बजाय मेरे लिए बेहतर होगा कि अब मैं उस सपने को पूरा करूँ जो वो देखना चाहती थी। इसलिए पिछली कुछ सदियों से मैंने एक ऐसी जगह बनाई जो कि सभी रीजन्स के बीच एक स्वर्ग है। अगर उसे बनाने के बाद में मैंने ये कभी नहीं सोचा था फिर वो ओल्ड मॉन्स्टर मेरी उस जगह को तबाह करने के लिए आएगा।